Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Abdul Wahid Bhatt, your chemistry teacher. मैं आपको अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री अनलॉक्ड में खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, नई बुक का ज़िक्र जो ही शुरू हुआ तो मैंने प्रोग्राम बनाया कि अपना YouTube चैनल बनाऊँ और उसके लेक्चर जो हैं वो पूरी तरतीब के साथ चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपकी खिदमत में पेश करता रहूँ। तो अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी, मैंने अपना YouTube चैनल बनाया। अब मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं कोशिश करूँगा अपने नॉलेज के मुताबिक अल्लाह के फजल व करम से तमाम चैप्टर्स, न्यू बुक केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर पार्ट 1 न्यू बुक, उसके चैप्टर वाइज और चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज तमाम लेक्चर्स आपकी खिदमत में पेश करता रहूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आएँ तो आप उन्हें सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो जैसा मैंने आपसे कहा कि जो नई बुक है उसके मुताबिक हम चलेंगे, तो उसके मुताबिक अगर हम देखें तो केमिस्ट्री पार्ट 1 न्यू बुक न्यू सिलेबस, उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है, पहला चैप्टर केमिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 और उसका नाम है जनाब पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। इसका थोड़ा सा तारुफ आपके सामने मैं पेश कर दूं। जाहिर है नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल को इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हम इस चैप्टर को शुरू करें और इसके इंट्रोडक्शन में हम ये बात करना शुरू करें तो पीरियोडिक टेबल जो है ये पूरे का पूरा एक केमिस्ट्री का सिंबल है, जो कि आपकी बुक में उसने मेंशन किया है। इसका मतलब है कि ये जस्ट एक चार्ट नहीं है कि जिसमें एलिमेंट्स को रख दिया गया, एलिमेंट्स का नाम लिख दिया गया या एलिमेंट्स के सिंबल मेंशन कर दिए गए। ये सिर्फ वही चार्ट नहीं है सादा सा, इसमें बेशुमार नॉलेज मौजूद है। और अगर आप देखें तो ये असल में केमिस्ट्री का एक ऐसा सिंबल है कि जो कि हमें केमिकल एलिमेंट्स जो हैं, जो कि अभी तक आपकी बुक के मुताबिक तकरीबन उनकी तादाद 118 है, उनका थारो नॉलेज देता है, बुनियाद मुहैया करता है, फ्राहम करता है कि वो जो 118 एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसानी के साथ हम स्टडी कर सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। सो आगे अगर हम देखें तो अगर हम केमिस्ट्री की हिस्ट्री की बात करें तो पीरियोडिक टेबल का बन जाना ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है केमिस्ट्री की हिस्ट्री में और केमिस्ट्री के नॉलेज में। अगेन वही बात करूंगा कि पीरियोडिक टेबल पढ़ने से ना सिर्फ हम एलिमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं बल्कि उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यहाँ तक कि अगर एक ग्रुप को स्टडी करें तो एक ग्रुप के अंदर कोशिश ये की गई है कि वो एलिमेंट्स रखे जाएं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या हों, सिमिलर हों। तो फिर इसका मतलब है कि अगर किसी भी ग्रुप के एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पता चल गई तो दूसरे, तीसरे, चौथे की भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है बहुत आसानी के साथ। ये चीज़ें आगे चलकर बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी इंशाअल्लाह। सो केमिस्ट्री की डेवलपमेंट की जो हिस्ट्री है उसमें पीरियोडिक टेबल का बन जाना ये एक टर्निंग पॉइंट की हैसियत रखता है और इसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल का बन जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी भी करार दिया जा सकता है। अच्छा बहरहाल जी, तो हमने ये जिक्र करना है कि जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। अच्छा, अब अगला लफ्ज़ है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ये देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है? देखिए पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज़ हैं कौन सी। जाहिर है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसकी? जाहिर है एलिमेंट्स की। क्यों? क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल है वो एलिमेंट्स का है। अच्छा, अब लफ्ज़ आया यहाँ पर पीरियोडिक का, इसकी वजाहत आगे चलकर होगी, लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात बता दूँ कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज ही ऐसे किया जाता है कि उनकी फिजिकल और या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिसिटी पाई जाए, दोहरियत पाई जाए। अब इसका मतलब क्या है कि वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आफ्टर रेगुलर इंटरवल वो अपने आप को क्या करेंगी, रिपीट करेंगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनमें प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अच्छा खैर, इससे आगे ज़रा चलते हैं जी। इससे आगे ये है कि अगर हमने इतनी दफ़ा पीरियोडिक टेबल का नाम लिया है तो फिर पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या है वो भी हमें पता चलनी चाहिए।
अब आपकी बुक के मुताबिक और ओल्ड जो बुक है उसके मुताबिक मैंने दोनों डेफिनेशंस लिख दी हैं। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है, अगर मैं पीरियोडिक टेबल को बनाऊं तो इधर देखिए, ये जो नया हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो वर्टिकल लाइंस हैं वो ग्रुप कहलाती हैं, वर्टिकल लाइंस ग्रुप कहलाती हैं, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो पीरियड्स कहलाती हैं, पीरियड्स कहलाती हैं। और यही मैं आपसे कह रहा हूं कि ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अरेंजमेंट का बुनियादी मकसद ही यही है और बुनियादी फ़लसफ़ा ही यही है कि ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स ऐसे रखे जाएं जिनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हों। अच्छा, तो अब देखिए कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये सारे का सारा एक टेबल की शक्ल में आ गया है। और अगेन ये ना समझे कि एक सादा सा चार्ट है, कहता है कि अगर इसे डिफाइन करने की कोशिश करें कि तो टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं यहाँ पर आपको बात बताऊँ। सवाल यह है कि एलिमेंट्स को अरेंज किया क्यों गया, ना करें उसका एक पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया, ना बनाएं, नहीं ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम जिक्र करें एलिमेंट्स का तो जो साइंस का, केमिस्ट्री का नॉलेज बढ़ता गया, एलिमेंट्स की डिस्कवरी ज़्यादा से ज़्यादा होती गई। जब एलिमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर होते गए तो ज़रूरी था उन्हें अरेंज किया जाता ताकि उन्हें प्रॉपर तरीके से स्टडी किया जा सके, इसलिए पीरियोडिक टेबल बनाने की ज़रूरत पेश आई। तो आप ज़रा देखिए, कहता है दी टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स को एक प्रॉपर तरीके से ग्रुप्स और पीरियड की शक्ल में क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। सो टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स की एक टेबुलर अरेंजमेंट है। अब इसकी बुनियाद क्या है, बेस्ड अपॉन देयर एटॉमिक नंबर। ये मैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक बात कर रहा हूँ। बेस्ड अपॉन देयर एटॉमिक नंबर, तो एलिमेंट्स की ये जो टेबुलर फॉर्म है इन्हें अरेंज किया गया है एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बुनियाद पर, कन्फिगरेशन की बुनियाद पर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बुनियाद पर, और उनके जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, पीरियोडिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी बुनियाद पर। अगर सिर्फ यही कह दिया जाए कि ये एलिमेंट्स की वो टेबुलर फॉर्म है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो भी ठीक रहेगा, ये कुछ गलत नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो वो भी डेफिनेशन ठीक रहेगी। लेकिन बहरहाल जो आपकी बुक में जो उसने अल्फाज तरतीब के साथ लिखे हैं उन्हें मैंने अरेंज करके यहाँ पीरियोडिक टेबल को डिफाइन कर दिया है। अच्छा, इससे आगे ज़रा चलिएगा, वो ये है कि इसके अलावा के और भी अल्फाज में से डिफाइन किया जा सकता है। क्या मतलब, पीरियोडिक टेबल की एक और डेफिनेशन भी है, वो क्या, एन अरिथमेटिक टेबल विच प्रोवाइड्स द बेसिक फ्रेमवर्क to study the periodic behavior of physical and chemical properties of element as well as their compounds, which is called periodic table। अब क्या मतलब इसका भी मतलब वही है। अगर हम एक एक लफ्ज़ की थोड़ी सी वजाहत करें तो पीरियोडिक टेबल क्या है, ये अरिथमेटिक टेबल है। ये फिर वही बात आ गई ना कि ये एक टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। अच्छा, अब ये जो पीरियोडिक टेबल है ये करता क्या, विच प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क, ये पूरा एक ढांचा, बुनियादी ढांचा आपको फ्राहम करेगा क्या करने के लिए, टू स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। अब उस पीरियोडिक टेबल की मदद से आप एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर सकते हैं, उनके पीरियोडिक बिहेवियर को भी स्टडी कर सकते हैं, ना सिर्फ एलिमेंट्स बल्कि उनके जो कंपाउंड्स हैं उसे भी स्टडी कर सकते हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि पहले ये जरा बुनियादी चीज़ें जो हैं ये समझ लें। हम एलिमेंट्स को कैसे स्टडी करते हैं, किस बुनियाद पर, जैसे कि मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, मैं चंद एक का नाम ले लेता हूँ, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये इस चैप्टर में हमने पढ़नी भी हैं और इशारा इसी तरफ ही है, और उनमें पीरियोडिसिटी कैसे पाई जाती है वो भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ताकि एलिमेंट्स को स्टडी किया जा सके और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जा सके। वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, स्टडी कैसे करनी है, वो तो अगले टॉपिक्स में डिस्कस होगा। अच्छा, चलिए जी, ये चीज़ भी हो गई। अब बात यह है कि अगर हमने यहाँ इंट्रोडक्शन ले लिया है, यहाँ देखा है कि जनाब जो पीरियोडिक टेबल है वो तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है केमिस्ट के लिए जो कि उन्होंने बना ली और जो कि कामयाबी उन्होंने हासिल कर ली। अब बात यह है कि ये जो पीरियोडिक टेबल इस वक्त हमारे सामने है ये एक ही वक्त में नहीं बन गया कि किसी को ख्वाब में आया होगा कि पीरियोडिक टेबल बनाना है, वो सुबह उठा होगा और उसने पीरियोडिक टेबल बना दिया होगा। ऐसा नहीं होता। बेशुमार साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना अपना रोल प्ले किया और उसमें कुछ खूबियाँ थीं, खामियाँ थीं, रिजेक्ट हुए, क्यों, क्या, कैसे, वो मुख्तसर सा जिक्र आपकी बुक में मौजूद है।
अच्छा, उस जिक्र से पहले हम ये देखते हैं कि जो उसने बात की है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसे हम तारीख़ी पस मंज़र भी कह सकते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो कहता है कि कई साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने अपना रोल प्ले किया पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। अच्छा, ठीक हो गया जी। अच्छा, एक और चीज़ भी मेंशन कीजिए। कहता है कि अगर आप सिर्फ 300 साल पीछे चले जाएं, 300 साल पीछे चले जाएं तो 1 दर्जन से भी कम एलिमेंट होंगे, 1 दर्जन से भी कम एलिमेंट होंगे जो डिस्कवर हुए होंगे 300 साल पहले। इसका मतलब है सिर्फ 3 सदियों के अंदर अंदर इतनी तरक्की हुई कि अब जिक्र किया जा रहा है कि हमारे पास 118 एलिमेंट मौजूद हैं। तो ये सारी काविश, कोशिश, मेहनत, रिसर्च ये तकरीबन 300 साल के अंदर अंदर हुई है। अब वो यही उसने जिक्र किया है। कहता है कि अगर आप 17वीं सदी तक की बात करें तो सिर्फ 12 एलिमेंट थे जिनके बारे में इंसान जानता था, जिसका नॉलेज इंसान के पास मौजूद था। और वो 12 एलिमेंट कौन से? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, लेड, टिन, मरकरी, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, जिंक और आर्सेनिक। ये उसने जिक्र किया है। ये तकरीबन 17वीं सदी तक सिर्फ इनके बारे में पता था। आगे चलिए, बाद में फिर वही करूंगा कि जो जो एलिमेंट्स की तादाद बढ़ती गई तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना उन्हें अरेंज किया जाए। तो हर एक ने अपना अपना रोल प्ले किया। आपकी बुक में यहाँ अल-राज़ी का जिक्र मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर समझा कि मैं अल-राज़ी का जिक्र कर दूं। अल-राज़ी ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। किस बेस पर किया था? एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर। तो ये उसने अपने ज़माने में एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की थी। अच्छी कोशिश थी, हम अप्रिशिएट करेंगे। उसके बाद जिक्र करते हैं जो जहाँ से आपकी बुक, न्यू बुक का आगाज़ किया गया है, वो है जनाब लिवाइजियर। ये 1789 की बात है। 1789 में लिवाइजियर ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था और उसने कहा था, क्लासीफाई किस बुनियाद पर किया था? मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बुनियाद पर। मेटल्स और नॉन मेटल्स एलिमेंट्स को उसने अलग अलग किया था। तो उसके दौर की अपनी अच्छी क्लासिफिकेशन थी। फिर जो जो जाहिर है नए नए एलिमेंट्स आते रहे, ज़रूरियात बढ़ती रही, नॉलेज बढ़ता रहा, तो कोशिश की गई, ज़रूरत महसूस की गई कि नई अरेंजमेंट हो नए अंदाज में। तो फिर वही बात आ गई कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपना जो रोल प्ले किया। उसमें आपकी बुक के मुताबिक डुब्रीनर, बाज़ डुब्रीनर कहते हैं, बाज़ डुब्राइनर कहते हैं, ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, 1829 की ये बात है। इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ ट्राइएड्स। ट्राइएड्स जी। अब ट्राइएड का मतलब क्या है? ट्राइएड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3। ग्रुप ऑफ 3 क्या मतलब इसका? उसने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट रखे, या यूं कह लीजिए कि 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया, जिसे हम कहते हैं ट्राइएड्स, ग्रुप ऑफ 3। अच्छा, उसने फिर एक लॉ पेश किया जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइएड्स। लॉ ऑफ ट्राइएड्स। अब इसे हम बयान करना चाहें इसकी स्टेटमेंट को, तो हम देखते हैं जी, एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट्स। यहां पर मैं इसे थोड़ा अगर पूरा लिखूं, एटॉमिक वेट, आप एटॉमिक मास भी कह सकते हैं जी। एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द अदर 2। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूं। पहले इसकी एग्जांपल जरा देखिए। ये है जनाब इसके एग्जांपल। ये है एक ट्राइएड, ये एक ट्राइएड है, ये एक ट्राइएड है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट हैं। तो यही तो कहा, उसने ग्रुप बनाया 3 एलिमेंट्स का, तो ये एक ट्राइएड है। अच्छा जी, अब इस एक ट्राइएड के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। उसने क्या कहा? कहता है कि अगर आप एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज करें तो पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज लीजिए तो वो दूसरे यानी मिडल वाला जो एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक मास के तकरीबन इक्वल होगा। करके देखते हैं। लिथियम का एटॉमिक मास 7, तीसरा कौन है? पोटाशियम, इसका एटॉमिक मास 39। दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें तो ये 46 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आएगा? 23। तो ये देखिए 23 जो एटॉमिक मास है वो किसका है? सोडियम का है। तो यही उसने कहा था कि जो मिडल होगा यानी जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास पहले और तीसरे के एटॉमिक मास के एवरेज के तकरीबन इक्वल होगा। ये उसने ये बात की थी। अब आपकी बुक में तो ये भी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मैंने वो दुरुस्त करके यहाँ लिख दी है। और एक और एग्जाम्पल भी है, ये दूसरी एग्जाम्पल है सर, ये दूसरी एग्जाम्पल है और ये एक दूसरा ट्राइएड है, ये एक अलग ट्राइएड है।
ये ट्राइएड अलग है आपके सामने, ये ट्राइएड अलग है। इसमें जो मैंने मिसाल दी है वो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, और उसी के स्टेटमेंट के मुताबिक होगा क्या, पहला यानी कि क्लोरीन, तीसरा यानी कि आयोडीन, इन दोनों के एटॉमिक मैसेस को जमा करें, 2 पे डिवाइड करें तो किसका एटॉमिक मैस आएगा, ब्रोमीन का आएगा। लें जी, तो ये अब जाहिर है जो जो एलिमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर होते रहे तो ये जो था वो नए से नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी की जो ज़रूरियात थी उन्हें पूरा ना कर पाया, इसे भी रिजेक्ट किया गया। उसके बाद फिर एक आपकी बुक के मुताबिक जॉन न्यूलैंड्स इंग्लिश साइंटिस्ट था, 1864 की ये बात है। इसके ज़माने में तकरीबन 62 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके थे। तो इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। अच्छा, इसने एलिमेंट्स को जो अरेंज किया, इसने 7-7 का ग्रुप बनाया। तो जो 7-7 का ग्रुप बनाया, दोबारा आप सुनिएगा, ये जो डुब्राइनर था इसने 3-3 का ग्रुप बनाया और 3-3 के ग्रुप को कहा ट्राइएड। इसने 7-7 का ग्रुप बनाया, 7-7 का ग्रुप बनाया और लॉ पेश किया जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। यहां लफ्ज है जनाब ऑक्टा, और ऑक्टा का मतलब होता है 8। अब आप कहेंगे सर उसने कानून पेश किया लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टा का मतलब होता है 8, ग्रुप उसने बनाए 7-7 के, तो गड़बड़ हो गई ना? नहीं, गड़बड़ नहीं हुई। जो उसने ग्रुप बनाया उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स 7 रखे, तो फिर उसे लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों कहा? तो सुनिए ना, यही तो वो कहना चाह रहा है। कहता है कि अगर आप एलिमेंट्स को, ये मैंने मिसाल दी है, ये मैंने मिसाल दी है जनाब, अभी आप ज़रा देखिएगा, ज़रा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक ग्रुप है जो कि 7 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। 1 2 3 4 5 6 7, ये दूसरा ग्रुप है जो 7 एलिमेंट पर मुश्तमिल है। अब इसका मतलब है ये ग्रुप अलग है, 7 एलिमेंट पर मुश्तमिल है, ये ग्रुप अलग है, 7 एलिमेंट पर मुश्तमिल है। तो 7-7 पर उसने मुश्तमिल ग्रुप बनाया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, क्या मतलब? एटॉमिक मैस 7 है, 9 है, 11 है, 12 है, 14, 16, 19। तो देखिए एटॉमिक मैस इंक्रीज कर रहा है। इधर देख लीजिए, ये दूसरा ग्रुप 23, 24, 27, 28, 31, 32, तकरीबन 35, एटॉमिक मैस क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो एक ग्रुप में 7 एलिमेंट और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। तो फिर ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये कहता है कि अगर आप 7-7 का ग्रुप बनाएं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज रखें, तो हर 8वां, अब समझ आ गया कि यहां पर उसने ऑक्टेव का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है। हर 8वां एलिमेंट जो होगा वो पहले जैसा होगा। जहां से मर्जी शुरू कर लें, मिसाल के तौर पर मैं यहां से गिनना शुरू करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पूरे हो गए। ये है 8वां, ये है 8वां पहले जैसा होगा, 8वां पहले जैसा होगा। तो ये इसका मतलब है जो सोडियम है वो लिथियम जैसा होगा। जहां से मर्जी शुरू कर लें, जहां से, मिसाल के तौर पर यहां से शुरू कर लें। फ्लोरीन को आप कह लीजिए नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहां पर पूरे हो गए। ये है 8वां, तो इसका मतलब है जो 8वां है वो पहले जैसा होगा। तो यही उसने कहा था कि 8वां जो है वो पहले जैसा होता है। अब मैं यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उसने जो मिसाल दी थी ना, 7 सुरों की दी थी, 7 ट्यून जिसे कहते हैं 7 सुर, सा रे गा मा पा धा नी, तो 7 सुर पूरे हो गए। अब कहता है जो 8वां सुर होता है वो फिर पहले जैसा ही होता है। तो यहाँ पर उसने वही मिसाल दी थी कि जो 8वां ग्रुप होगा वो पहले जैसा ही होगा। तो इस बुनियाद पर उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब इसमें ना ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक क्या है? पहला ड्रॉबैक तो ये है कि इस तरीके से जो अरेंजमेंट है वो एलिमेंट सिर्फ कैल्शियम तक ही अरेंज हो पाए, उससे आगे अरेंज ना हो पाए। तो एक तो ये ड्रॉबैक सामने आ गया। दूसरा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक और भी सामने आया कि जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो उन्हें भी तो कहीं रखना था। नोबल गैसेस को रखा गया, जाहिर है इनके बाद यहां पर रखा गया नोबल गैस को, यहां पर भी रखा गया नोबल गैस को। बात समझ रहे हैं जी? यहां नोबल गैस को रखा गया, यहां नोबल गैस को रखा गया। अब रिपीटिशन 8वें पर नहीं हो रही, अब रिपीटिशन 9वें पर हो रही है। इसका मतलब है कि जो ही नोबल गैसेस डिस्कवर हुई ये सारे का सारा कानून गलत साबित हो गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इसमें क्या खूबियां थीं और क्या खामियां थीं। अभी तक हमने पीरियोडिक टेबल को उसका सिर्फ डेफिनेशन देखी है, उसका आगाज़, फिर उसके बाद हमने हिस्ट्री का आगाज़ किया है। हिस्ट्री में हमने अल-राज़ी, लुवाइज़ियर, डुब्राइनर और न्यूलैंड्स। आगे और जो साइंटिस्ट आपकी बुक में हैं वो मेंडलीफ है, वो लोथरमेयर है और वो है जनाब मोज़ले। उनका जिक्र इंशाल्लाह अगले लेक्चर में होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छे तरीके से मेहनत करके
इल्म हासिल करने की भी तौफीक अता फरमाए और दूसरों तक पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।